अब आपसे जानना चाहेंगे कि घनश्याम सेन जी का क्वेश्चन है कि एक बोर्ड लगा हुआ था बांदकपुर पटेरा रोड पर जिसमें तीर्थ क्षेत्र कुंडरपुर लिखा था, लेकिन बांदकपुर के लिए कोई भी सम्मान सूचक शब्द नहीं लिखा था, जबकि वह दमोह विधानसभा का सबसे प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक स्थल है। उस समय आपने कोई आवाज़ बुलंद क्यों नहीं की? उस समय जिन लोगों ने आवाज़ बुलंद की उनकी बात का सम्मान रखा गया और उसके आगे तीर्थ क्षेत्र बांदकपुर धाम लिखा गया। कुछ लोगों ने उस बात का ध्यान दिलाया और लिखा गया। पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तीर्थ क्षेत्र कुंडलपुर लिखने में और सिर्फ कुंडलपुर लिखने में क्या कुंडलपुर का महत्व और उसका आभा मंडल कम हो जाता है? बांदकपुर में भगवान शिव का मंदिर है। अगर हम उसे बांदकपुर लिखें या श्री बांदकपुर लिखें या तीर्थ क्षेत्र श्री बांदकपुर धाम लिखें, महादेव का आदर कम हो जाएगा? क्या उनका आभा मंडल कम हो जाएगा? कंकर कंकर को शंकर मानते हैं, हर वस्तु में हम विष्णु देखते हैं, तो कहाँ इन छोटी बातों को ले जाते हैं? जिस किसी ने उठाया मुद्दा, प्रशासन ने उसको लिया और उसको सम्मान सूचक लिख दिया। ये तो आस्था की बात है। आप आस्था किसी ने बताई कि इसके अंदर ऐसा लिखेंगे तो हमको बेहतर लगेगा, लिख दिया प्रशासन ने। पर मुझे लगता है कि इससे बड़ा ये हम इन बातों पे गौर करें, इन बातों पे ज़्यादा गौर करने वाली बात है नहीं। क्या हम प्रयागराज को तीर्थों का तीर्थ मानते हैं? प्रयागराज, श्री प्रयागराज लिखते हैं क्या? राम जन्मभूमि के लिए हम अयोध्या कहते हैं, अयोध्या जा रहे हैं, कोई आदर से कहता है अयोध्या जी जा रहे हैं। क्या श्री अयोध्या जी तीर्थ क्षेत्र धाम बोलते हैं? क्या उसका आदर कम हो जाता है? कोई बोलते हैं नर्मदा, नर्मदा नदी से पानी आ रहा है, और जो नर्मदा के किनारे रहते हैं वो नर्मदा जी बोलते हैं, नर्मदा मैया बोलते हैं, माँ रेवा बोलते हैं, और वहाँ का पानी लेके आते उसको आदर से बोलते हैं, और वहीं से आज 200 किलोमीटर दूर नदी को नर्मदा बोलते हैं। आस्था की और प्रेम और स्नेह की बात है। इसको हम बहुत छोटे से दायरे में नहीं रखें, पर जब जो बात जैसी हुई प्रशासन ने उसको माना और लिखा। अब आपसे जानना चाहेंगे कि दीपक अहिरवार जी का क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया पर आपने द्रकपाल सिंह लोधी की काफ़ी तारीफ़ की। द्रकपाल के द्वारा राहुल सिंह जी पर स्याही फेंकी गई थी और आपके करीबी वकील मनीष नगाई जी ने उनका केस लड़ा था, तो इसमें आपका कितना हाथ है? इसमें क्या सच्चाई? द्रकपाल की मैंने तारीफ़ की है, बिल्कुल की है। हर वो व्यक्ति जो अच्छा काम करे मुझे तारीफ़ करना, मुझे लगता है ये मेरा बड़प्पन है। द्रकपाल बहुत सारा लिखते हैं पिता के बारे में जो कि मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उनमें वो गंभीरता और ठहराव से वो बात को नहीं देखते हैं। पर फिर भी उनका जो पक्ष, उज्ज्वल पक्ष है, वो बहुत उज्ज्वल है, उसमें तो कोई बात है ही नहीं, तो क्यों उस बात की तारीफ़ नहीं की जाए? और जिन्होंने प्रश्न पूछा है वो बेहतर काम करेंगे, नज़र में आएंगे, तो मैं उनकी भी तारीफ़ करूँगा, क्यों तारीफ़ नहीं करें? अभी आपने देखा होगा द्रकपाल जिनकी तारीफ़ करते हैं वो बहुत सारा मेरे खिलाफ़ भी लिखते हैं या मेरे ऊपर टिप्पणी भी करते हैं, पर ठीक है, वो उनका काम है, वो करें। उनका एक और, मैंने इसमें क्वेश्चन में एक और प्रश्न छुपा है कि इन्होंने राहुल सिंह जी पर स्याही फेंकी थी और मनीष नगाई जी ने केस लड़ा था। बिल्कुल, मनीष नगाई जी ने केस लड़ा। मनीष नगाई जी को मैंने कहा कि आप द्रकपाल का केस लड़ें, जो उसने करा, जिस तरीके से उसने किया वो ठीक नहीं है, परंतु वो मेरे मित्र के बेटे हैं, वो परिवार हमारे परिवार से 40 साल से जुड़ा है, हमको उनकी मदद करनी ही है, और ये मैं खुलेआम कहूँगा, उसमें क्या दिक्कत है? कल के दिन द्रकपाल बंद हो जाए तो अगर वो गलत काम में बंद हुआ है तो भी अगर उसको वकालत की मदद चाहिए होगी तो करूँगा, क्यों नहीं करूँगा? और क्यों नहीं करना चाहिए मुझे? क्या वो मानवीय पक्ष नहीं है? हमारी राजनीतिक धारा अलग हो सकती है, पर वो मानवीय पक्ष तो वहीं पर रहेगा ना जहाँ है। उस परिवार से संबंध है, द्रकपाल और हम आमने सामने खड़े हो सकते हैं, लेकिन जब राजनीति ख़त्म हो जाएगी या मुद्दे की बात नहीं होगी तो क्या हमारे पारिवारिक संबंध केवल द्रकपाल से थोड़ी ना है, उनके पिता से हैं और उनके दादा से हैं, तो वो बात तो अपनी जगह रहेगी। अब रूप सिंह जी सरिया के निवासी हैं, उनका प्रश्न है कि क्या कारण है कि 10 महीनों से दिल्ली में किसान सड़कों पर डटे हुए हैं लेकिन आपके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला? क्या आपके अनुसार कृषि कानून सही है या गलत है?
कृषि कानून सही है। कृषि के क्षेत्र में निवेश मतलब खेती के अंदर आपने कब देखा कि कोई बड़ा उद्योगपति या जो पैसे जिनके पास ज़्यादा हैं उन्होंने उद्योग जो लगाते हैं, कारखाने लगाते हैं, उन्होंने कृषि में पैसा लगाया? कब देखा आपने? आपने कभी नहीं देखा होगा। ये जो कानून आए हैं ये बहुप्रतीक्षित हैं। ये कानून आज से 20 साल पहले आने के थे, 30 साल पहले आने के थे, और जो कि अब आए हैं। जो विरोध कर रहे हैं उनके अपने कारण हैं, पर वो कारण सारे पूरे देश पर लागू हों ये सही नहीं है। उसके लिए एक लंबी कहानी है कि वो क्यों है विरोध और क्यों कारण है उसके। मैं मानता हूँ कृषि कानून सही दिशा में है। रूप सिंह जी का एक और प्रश्न है कि जिस समय दमोह जिले में ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे थे, उस समय आप ऑक्सीजन सिलेंडर बांट रहे थे, आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर कैसे उपलब्ध हो रहे थे? नहीं रूप सिंह जी, आपको मैं बताना चाहता हूँ, हमने शायद मई 4 या 5 तारीख से हमारा ऑक्सीजन सिलेंडर केंद्र शुरू किया था। उसके एक दिन रात में ही पहले आए थे। ऑक्सीजन सिलेंडर हमें लेट मिले हैं। हम बहुत सारे लोगों को नहीं बचा पाए, उनकी सहायता नहीं कर पाए। 17 अप्रैल को चुनाव का पोलिंग का दिन था और उसके बाद से ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी ऑक्सीजन की। 19-20 से ऑक्सीजन की बहुत ज़रूरत थी। हम 15 दिन लोगों की मदद नहीं कर पाए। आपको गलत जानकारी है। मुझे ऑक्सीजन सिलेंडर हमने खरीदे अपने पैसे से, और एक और एजेंसी जिनको काम शुरू करने का मौका मिला जबलपुर में, उनसे हमने टाई अप किया कि आपके यहाँ लोकल एजेंसी के कौन से लोग हैं, उनसे ही सिलेंडर भी खरीदे और उन्हीं को हम भरने वापस से देते थे। और उन्हीं से कहते थे जो सिलेंडर लेके जाता था कि अगर आप भरवा के दे सको तो बहुत अच्छा रहेगा, दूसरे को मदद होगी, और लोग ऐसा करके देते थे। तो बहुत सारे लोगों की तो हम मदद नहीं कर पाए, जो अगर यही सिलेंडर हमें समय पे पहले मिल जाते। और फ्लो मीटर जो हमने बुलवाया वो उसके और 10 दिन बाद आए। तो आज भी पेटी पैक 50 फ्लो मीटर जो नए बुलवाए थे उसमें से 35 अभी भी पेटी पैक रखें, क्योंकि उसके और पहले भी किसी ने 10 आ गए, किसी से कहीं और आ गए, और वो काफ़ी बड़ी राशि से आए। उसमें स्टील वाला पूरा फ्लो मीटर है, लंबा समय चल सकता है, लेकिन है अब। तो ये हमको कैसे मिल गया, ये ऐसी कोई बात। अच्छा है हमको मिल गए, हम मदद तो कर सकें, जितनी करना चाहते थे उतनी नहीं कर पाए। आपसे जानना चाहेंगे कि आदित्य दुबे जी का प्रश्न है कि आपने ओजस्विनी कॉलेज कैसे बनवाया और फिर उसका नाम एकलव्य क्यों हो गया? ओजस्विनी कॉलेज की लंबी कहानी आदित्य जी। 2001 के अंदर मील परिसर में जहां हम बैठे हैं अभी, वहीं पर कारखाने बंद हो गए थे। तब मैंने कॉलेज शुरू किया, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीकॉम कंप्यूटर साइंस, जर्नलिज्म, इस तरह के वो कोर्सेज़ लेके आए जो बहुत सारे बड़े कॉलेजेस में नहीं थे। उसके पहले मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो पीजी कॉलेज है और जो केएन कॉलेज है और गवर्नमेंट लॉ कॉलेज है, ये तीनों कॉलेज जब खुले तो शिक्षा प्रसार समिति ने खोले, और उसमें मेरे दादाजी का 16 साल उसके अध्यक्ष थे, और मेरे दादाजी के ही समय वो कॉलेज सरकार को दिए गए कि आप बेहतर तरीके से चला सकते हैं, हम लोग नहीं चला पाएंगे अच्छे से। कहने का तात्पर्य ये है कि परिवार में वो परंपरा रही है कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करते रहें। मेरी माँ रिसर्च स्कॉलर हैं, उनको डॉक्टरेट मिली है, डॉक्टर सुधा मलैया उनका नाम लिखा जाता है। तो उन्हें स्कूल खोलना था, पर फिर उन्होंने कॉलेज खोला और नए विषय लेके आई। कॉलेज बढ़ा, सारे लोगों के सहयोग से बढ़ा, उसके बाद सबके आशीर्वाद से बढ़ा, और अब वो विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय के अंदर बहुत सारे ऐसे विषय, और विषय के अंदर किस तरह के टॉपिक्स लेके आना है, क्या उसका कंटेंट होना चाहिए, कुछ समय बाद आप खुद तय कर पाएंगे। तो जैसा इंडस्ट्री को चाहिए, जो नौकरी के लिए ज़रूरत है, जो काम करने के लिए अच्छी ज़रूरत है स्किल सेट की, उसके अंदर आप वैसा विषय डिज़ाइन करके रख सकते हैं। तो आपको छात्रों को और बहुत बेहतर तरीके से आप कोर्स दे सकते हैं। ये विश्वविद्यालय के अंदर और बहुत सारी अलग और चीज़ें हैं जो छात्रों को मिलेगी। इसमें शोध भी कर पाएंगे, रिसर्च कर पाएंगे। तो अब वो कॉलेज विश्वविद्यालय में तब्दील हुआ है। अब आपसे जानना चाहेंगे कि नीलिमा पाली जी का क्वेश्चन है कि आपके दमोह युवाओं के लिए रोजगार के लिए क्या अवसर प्रदान किए और इसके लिए आपकी आगामी योजनाएं क्या रहेंगी? नीलिमा जी, मैंने अवसर तो कोई ऐसे प्रदान नहीं किए हैं रोज़गार के अवसर ऐसे प्रदान करना आसान भी नहीं है, और किसी एक विधायक, सांसद या मंत्री के लिए भी आसान नहीं है। इसके लिए एक इकोसिस्टम है पूरा। आप प्रदेश के अंदर क्या काम कर रहे हैं, आपकी नीतियां क्या हैं, उसके आधार पर रोज़गार आएगा। प्रदेश सरकार जब भी
कभी भी रोज़गार के लिए कोई तैयारी करेगी तो जिस दिन तैयारी करेगी उसके अगले 5 साल बाद उसके परिणाम दिखना शुरू होंगे, तुरंत नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। और आप जब मेरे से पूछते हैं तो मेरा ये मानना है कि कृषि के क्षेत्र से हम बेहतर कृषि करेंगे, हमारी उत्पादक क्षमता बेहतर होगी, तो हम कृषि से जुड़े कृषि प्रसंस्करण के, फूड प्रोसेसिंग के यूनिट्स लेके आ सकते हैं, कुटीर उद्योग लगा सकते हैं। माताओं बहनों जो घर में रहती हैं, घर का काम देखती हैं और उनके बाद थोड़ा समय मिल सकता है और उनको काम चाहिए, उनको भी काम मिल सकता है। दूसरा क्षेत्र है दुग्ध उत्पादन का। तो ये 2 क्षेत्र हैं जिनके बारे में मैं आगे कभी लंबे विस्तार से बात करूंगा। यही दोनों बातें हैं जो लेके मैं सबके बीच में जाना चाहता हूं कि हम बेहतर कर सकें कृषि में और दुग्ध उत्पादन में। इससे रोज़गार नहीं मिलेगा, इससे स्वरोजगार मिलेगा। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे अभी आज नहीं पता है। आप सुझाव दें, जनता के बीच में से सुझाव आए लोगों से कि हम बेहतर कैसे कर सकते हैं, हमारा नीति निर्धारण कैसा हो, उस बारे में बात करी जा सकती है। पर मैंने कोई रोज़गार के अवसर अभी तक नहीं खोले हैं या नहीं ऐसे दिए हैं। आपसे आकाश सेन जी का क्वेश्चन है कि आपने हठात देवेंद्र चौरसिया हत्याकांड का विरोध जन आक्रोश व बल के साथ किया, पर क्या कारण है कि आपने दमोह क्षेत्र में हो रहे बलात्कार की घटनाओं के लिए आप चुप हैं? नहीं, मैं बलात्कार की घटनाओं के पीछे चुप नहीं हूँ। पुलिस में बात करनी चाहिए थी, एसपी साहब से उस बारे में बात भी की, अपनी चिंता भी बताई और उनसे कहा भी कि ये रोकथाम इसकी करना होगी, हमें सख्ती बरतना होगी। उसके बाद और बहुत ज़्यादा कहने की ज़रूरत इसलिए भी नहीं है चूँकि अब प्रदेश में ये आ गया है कि हम क्राइम घटित करने के मामले में सबसे ऊपर हैं, या ये कह लें क्राइम को रोकने के मामले में सबसे नीचे हैं। तो उसमें और ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। जो हटा वाली बात थी वो एक सुनियोजित बात थी, उसका विरोध करना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि वो प्रशासन तंत्र उसके साथ लगा हुआ था। यहाँ मैं मानता हूँ कि प्रशासन कोशिश कर रहा है और कोशिश करने की ज़रूरत है। तो मैं और मुझे लगता है और बहुत सारे जो जो जनप्रतिनिधि हैं, जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं, उन्होंने भी बात की होगी, ऐसा मुझे लगता है। तो भैया ऐसा मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा इनके क्वेश्चन में आकाश जी के कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके पीछे कि रामबाई का नाम होना, गोविंद सिंह परिहार का नाम होना ही इसके लिए मुख्य कारण था कि जिसमें आप इसलिए जुड़े इस केस से? नहीं, गोविंद सिंह जी और रामबाई जी के बारे में होना वो मुद्दा नहीं है। हटा जाना वो मुद्दा नहीं था। हटा जाना ये मुद्दा था कि एक किसी की हत्या हुई है, किसी के पिता की हत्या हुई है और आप उसको दबाने के लिए उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि नहीं हम तुमको 307 में या 303(1)(10) में के अंदर कर देंगे। तो बात उसकी है कि एक तो आप वो अन्याय की बात है। वो दोनों बातें फ़र्क हैं। किसी के नाम से क्या फ़र्क पड़ता है? गोविंद सिंह जी तो पहले भी थे यहाँ पर जब पिताजी सत्ता में थे। रामबाई जी थी, वो दीदी तो हमसे बहुत प्रेम से और बहुत अच्छे से मिलती थी पहले, बहुत हमें स्नेह देती थी। अब जब वो विधायक बनी तो उनका ठीक है, हर एक कोई उस बात को उतने गंभीरता से नहीं लेता है, लेकिन ठीक है। अब जय जी का क्वेश्चन है कि आप सोशल मीडिया में अपनी पिक डालकर बहुत पब्लिसिटी करते हैं, लेकिन जब आप सत्ता में थे और लोगों की आप मदद कर सकते थे और लोगों को आपकी ज़रूरत थी, तब आप कहाँ थे? क्या नाम है? जय। जय भाई, सोशल मीडिया में अगर अपनी पिक डालूंगा और अपनी पब्लिसिटी करूंगा तो आप बताओ और किसकी करूं? आदरणीय प्रहलाद जी की कर लूं, रामबाई जी की कर लूं, राहुल सिंह जी की कर लूं, किसकी करूं? आप बोलो तो आपकी करूं, पर क्यों करूं? स्वार्थी व्यक्ति हूँ मैं, सोशल मीडिया में अपनी पिक डालूंगा तो अपनी पब्लिसिटी करूंगा। पर आपका कहने का आशा ये है कि आज पिछले 2.5 साल से मैं बहुत सक्रिय हूँ सोशल मीडिया पर, और पहले नहीं था। और अगर पहले होता तो लोग मुझसे ज़्यादा मदद मांग सकते थे, आपका कहना सही है। पर उसके पीछे थोड़ा सा भाव समझें, एक बेटे का और एक कार्यकर्ता का। हमारे नेता जो कि मेरे पिता भी हैं, जब वो आगे थे तो मैं ज़्यादा आगे रह के वो काम पोस्टर बैनर में देख के या वो काम आगे ज़्यादा रह के नहीं कर सकता था। एक अपनी मर्यादा थी उस बात की। और जब वो चुनाव हार गए
तो हम अपने आप को आगे रख के लोगों के बीच में जा सकते थे, जो कि जाते तो पहले भी थे, पर अब आगे रख के जा सकते थे, अपनी फ़ोटो लगा के जा सकते थे, सोशल मीडिया में प्रचार ज़्यादा कर सकते थे। तो आपका सवाल सही भी है और आपका जो देखने का नज़रिया है वो भी सही है, परंतु उसमें एक नज़रिया एक बेटे का भी है कि जब पिता सामने है और नेता है वो हमारे नेता हैं, तो उनके आगे हम आगे रह के अपनी पब्लिसिटी ज़्यादा कैसे करते। जय जी का एक और प्रश्न है कि जयंत मलैया जी के नहीं, आपके 6 कामों का, उल्लेखनीय कामों का जिक्र करें जो आपने किए हों, उनके नहीं, आपके कामों के बारे में बताएं जो 6 काम ऐसे हों। उल्लेखनीय मतलब जिसका उल्लेख किया जा सके, जिसको बताया जा सके, जिसके बारे में कुछ कसीदे तारीफ़ की जा सके, तो ऐसे तो मैंने कोई काम नहीं किए। ऐसे काम करना चाहता हूँ मैं अपने जीवन काल में, ऐसे तो कोई काम नहीं किए। पर यह ज़रूर है कि जो काम मैंने किए वो मेरे को अच्छे लगते थे, इसलिए मैंने किए। मेरे को पेड़ का महत्व बच्चों को समझ में आया, इसलिए पेड़ बाँटे, पौधे बाँटे। दमोह मेरा शहर है, मेरी नज़रों से मैं देखता हूँ तो और हरा भरा हो, इसलिए बड़े पेड़ ला के लगाए। जल हमारा जो ज़मीन के अंदर भूतल में जो जल है उसका स्तर बढ़े, इसलिए आसपास के 13 तालाब या 16 शायद, उनका गहरीकरण का काम कराया। वो मेरे करीब है काम, नज़दीक है, क्योंकि मैं आज भी खड़े हैं तालाब एक किताब है, उसको मैंने बहुत युवावस्था में पढ़ा और उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ उस किताब से। आज भी खड़े हैं तालाब, तो मुझे हमेशा ये लगता था कि मुझे मौका मिलेगा तो मैं तालाबों का जीर्णोद्धार, संरक्षण, संवर्धन करना चाहूँगा और वो काम कर पाए। पिताजी के आशीर्वाद से वो काम कर पाए और जनता का उसमें सरकार का 1 रुपया भी नहीं लगा। तो ये काम एक अच्छा हुआ। दूसरा काम, हम सब लोगों की टीम थी और सामूहिक विवाह सम्मेलन होते थे। तो जो सामूहिक विवाह सम्मेलन हम लोगों ने किए हैं, उसके अंदर और कहीं से अलग से पैसा नहीं लगाया। थोड़ा बहुत पैसा हम मदद के लिए लगा देते थे, पर आपको बताना चाहता हूँ जो सरकारी योजना थी उतने ही पैसे में और थोड़ा सा और मदद साथ में कर देते थे पिताजी, और हम सब लोग करते थे और सबसे अच्छे आयोजन होते थे। हमारे आयोजन के अंदर हम पेड वर्कर नहीं लगाते थे, सब साथी कार्यकर्ता साथी भाई हम लोग मिल के काम करते थे, तो बहुत आनंद से काम करते थे और बहुत अच्छे आयोजन हुए। तो उसका मुझे लगता है मुझे अच्छा समय रहा वो कि हमने वो आयोजन किए। बुंदेली गौरव न्यास प्रबुद्धजनों ने शुरू किया, मेरी माँ भी उसमें एक हैं और भी लोग हैं, उसमें मुझे काम करने का उन्होंने मौका दिया, तो उसके अंदर बहुत बढ़ चढ़ के काम किया, बहुत आनंद आया, बहुत लोगों से मिलना हुआ, बहुत अनुभव हुए उसमें। वो एक आर्ट, संस्कृति और जितनी नृत्य विधाएँ हैं, गायन विधाएँ हैं और बहुत सारे आयोजन उसके अंदर होते हैं, तो इनका मैं भाग रहा हूँ। अब मैं गौपालन और गौ संवर्धन का काम करना चाहता हूँ, उसके अंदर जानकारी इकट्ठी कर रहा हूँ, काम करके देख रहा हूँ। आने वाले समय में वो काम मैं करूँगा। अब ये उल्लेखनीय है काम कि नहीं, किसी और की दृष्टि से मुझे नहीं मालूम, मेरे जीवन में ये उल्लेखनीय है, यह मैं जानता हूँ।